हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। तो बेटा एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज में आज क्लास 12th का आखिरी चैप्टर है जो कि है चैप्टर 13th। और चैप्टर का नाम है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इस सीरीज को आपको देखते हुए फायदा तो हुआ होगा। आप कमेंट करके बताएं आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितनी चीजें नई पता चली कि एनसीईआरटी में दे भी रखी है, जो कि आपको टेस्ट देते टाइम लगता होगा कि ये तो एनसीईआरटी में होगा ही नहीं, है ना। लेकिन जब आप एनसीईआरटी रीडिंग की इस सीरीज को करते हो और एक एक लाइन जब आप पढ़ते हो तो आपको ये तो पता चलता होगा कि हाँ, सारी चीजें एनसीईआरटी में दे रखी हैं, बस मैंने ही इतने अच्छे से नहीं पढ़ा है ना। तो आज के इस चैप्टर में बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में बेटा हम दो टॉपिक पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। पहला है बायोडायवर्सिटी, जिसका मतलब होता है बायो मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब होता है अलग अलग तरह की। तो अलग अलग तरह की लिविंग चीजें, कितने तरह की लिविंग चीजें हमारे यहाँ पाई जाती हैं अभी आप देख के शॉक हो जाओगे, है ना। दूसरा है बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन, यानी इन डाइवर्सिटी को कैसे बचाएं हम। ठीक है। तो ये दो पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी लिखता है कि अगर एलियन भी हमारे प्लेनेट पे आएंगे तो सबसे पहले वो देखेंगे कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, और उससे उनको काफी ज्यादा सरप्राइज होगा, है ना। काफी ज्यादा वो फैसिनेट होंगे। ठीक है। एक नॉर्मल इंसान को इट इज हार्ड टू बिलीव, मतलब बहुत ही मुश्किल है बिलीव करना कि देर आर 20,000 स्पीसीज ऑफ आंट्स, मतलब चींटियों की 20,000 प्रजाति होती है बेटा। गुबरैलो यानी बीटल्स की 3 लाख प्रजातियां होती हैं। और फिशेस की यानी मछलियों की 28,000 प्रजातियां होती हैं। ऑर्चिड प्लांट्स जो होते हैं बेटा उनकी 20,000 प्रजातियां होती है। तो यही पे आपको देख रहा है लाखों प्रजातियां तो ऐसे ही हो जाती हैं हमारी। ठीक है। तो अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वजह से आपको याद रखना होगा कि आंट्स की 20,000 प्रजातियां हैं, बीटल्स की 3 लाख है, फिशेस की 28,000 है, और ऑर्चिड्स की 20,000 है। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं बेटा बायोडायवर्सिटी को। ठीक है। जब हम बायोडायवर्सिटी देखते हैं बेटा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पीसीज लेवल पे ही डाइवर्सिटी दिखती है, नॉट ओनली एट स्पीसीज लेवल। हमें हर लेवल पे, ऑल लेवल पे डाइवर्सिटी दिखती है। जैसे हमें मैक्रो मॉलिक्यूल से लेके बायोम तक के लेवल पे डाइवर्सिटी दिखती है ना। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं 4 तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपको जनरली देखने को मिलते हैं, है ना। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स, है। तो ये 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स आपको जनरली देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक क्या है, डाइवर्सिटी है। और बायोम्स भी आपको पता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, है ना। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले में अलग अलग तरह के बायोम पाए जाते हैं। तो ये है कि हमें हर लेवल पे बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है बेटा, इसका मतलब भी समझ लो। बायो मतलब होता है लिविंग, है ना। इसका शब्द का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। बायो मतलब आपको पता है लिविंग होता है, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। और डाइवर्सिटी मतलब होता है बेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स, है ना। अलग अलग तरह की जिंदा चीजें, जीवित चीजें, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी एज अ टर्म, इसको पॉपुलराइज किया गया था, एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है एडवर्ड विल्सन। इन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था। इन्होंने यूजेस शुरू किया था, है ना। ऐसा नहीं कि इन्होंने ये टर्म दिया था, लेकिन इन्होंने पॉपुलराइज किया था। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि बायोडायवर्सिटी अलग अलग लेवल पे पाई जाती है, उनमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे दे रखी है। जैसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है। एक सिंगल स्पीसीज के अंदर बेटा कई सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे हम एक स्पीसीज हैं होमोसेपियंस। अब होमोसेपियंस इंडिया के अलग है, अमेरिका के अलग है, पाकिस्तान के अलग है, बांग्लादेश के अलग है। हर एक अलग अलग तरह के होमोसेपियंस पाए जाते हैं। इसी के अलावा अब आप देखो, जो यूपी में पाए जाने वाले होमोसेपियंस है वो अलग है, जो हरियाणा में पाए जाने वाले हैं वो अलग है, जो केरला में पाए जाने वाले हैं वो अलग है, जो तिरुवनंतपुरम में पाए जाने वाले हैं वो अलग है ना। तो मतलब होमोसेपियंस भी देख रहे हो, आप जगह बदल रहे हो और वो बदल जा रहे हैं। तो इसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है बेटा, जो कि एक ही सिंगल स्पीसीज के अंदर देखी जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल हमें एक प्लांट का देख रखा है, एक मेडिसिनल प्लांट, है ना। एक जिससे मेडिसिन बनाई जाती है ना, रोल्फिया वोमिटोरिया नाम का प्लांट है, जो कि हिमालय में ग्रो करता है बेटा। और पोटेंसी के टर्म में, मतलब ये जो रोल्फिया प्लांट है ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इसके टर्म में आपको कई ज्यादा काफी सारी इसकी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, किसकी पोटेंसी? तो एक एक्टिव केमिकल, इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसे रिजर्पाइन कहते हैं। तो रिजर्पाइन जो केमिकल है, इसकी पोटेंसी के बेसिस पे आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखेगी रोल्फिया वोमिटोरिया में। अब कैसे दिखती है? तो जब हम हिमालय को देखते हैं, कुछ ऐसा हमारा हिमालय रहता है ना। है ना, मान लेते हैं ये पूरा हमारा हिमालयन रेंज है।
तो आपको हो सकता है दिखेगी कि यहाँ पे पाया जाने वाला रोल्फिया जो है वो कम स्ट्रांग है और यहाँ पे पाया जाने वाला ज्यादा स्ट्रांग है ना। तो ये क्या है, ये एक तरह की डाइवर्सिटी है, और ये एक डाइवर्सिटी हमारी रोल्फिया के अंदर देखने को मिल रही है। किस केमिकल के लिए? रिजरपाइन नाम के केमिकल के लिए, ठीक है, जो कि वो प्लांट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जेनेटिक डाइवर्सिटी में आपको राइस देखने को मिल जाएंगे बेटा। इंडिया के अंदर 50,000 से ज्यादा डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं राइस के, और 1,000 से ज्यादा वैरायटीज है मैंगो की, है ना। हमारे यहाँ आम कितने तरह का पाया जाता है? आपको पता होगा 6-7 तरह का, और 1,000 से ज्यादा तरह का वैरायटीज है हमारे पास आम की, है ना। राइस हमें 2-4 तरह की पता होती है, 50,000 अलग अलग स्ट्रेन्स है राइस के, ठीक है। फिर आते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी बेटा। स्पीसीज लेवल पे भी डाइवर्सिटी होती है, जैसे वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं उनमें ज्यादा एम्फीबियन की स्पीसीज डाइवर्सिटी है, मतलब ज्यादा तरह के एम्फीबियंस पाए जाते हैं ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन, ठीक है। फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आती है, जैसे कि इंडिया में अलग अलग आपको क्या कहते हैं उसे, इंडिया में अलग अलग इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। इसी को हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहेंगे, जैसे डेजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरीज, अल्पाइन मीडोज, है ना। ये सारे के सारे अलग अलग तरह के इकोसिस्टम हैं, और ये इंडिया में हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यही इकोसिस्टम किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री में नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे नॉर्वे। अब बेटा स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या है? तो ये बेसिकली आप समझ लो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है ना, जो कि इधर नॉर्वे साइड में आता है। और भी कंट्रीज में होंगी लेकिन मुझे पता नहीं है बेटा। लेकिन जनरली जो कंट्रीज बहुत ज्यादा ठंडी मौसम में होती है वो सारी इधर आती है ना। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है वहां पे आपको रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, है ना, कोरल रीफ देखने को बहुत कम मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बेसिकली दो चार 5-6 कंट्रीज का पूरा ग्रुप है ना, उसमें एक नॉर्वे आता है। आप नॉर्वे बेसिकली याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई कि इंडिया में इकोलॉजी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो इकोसिस्टम ज्यादा पाए जाते हैं, है ना, नॉर्वे के कंपेरिजन में, ठीक है। बेटा एवोल्यूशन के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है, और इसी से ये रिच डाइवर्सिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि ये रिच डाइवर्सिटी एक दिन में बन जाती है ना। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एवोल्यूशन के लिए, तब धीमे धीमे अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल डेवलप होते हैं, ठीक है। लेकिन इस वेल्थ को, है ना, ये जो हमारी डाइवर्सिटी है ये हमारी वेल्थ है बेटा, और इसको हम लेस देन 2 सेंचुरीज में, मतलब 200 साल, है ना, 2 सेंचुरी मतलब 200 साल, तो जैसे आप कहते हैं दो, क्या कहते हैं उसे, शतक, है ना, शतक। वैसे शतक तो उसमें यूज करते हैं, क्रिकेट में यूज करते हैं, लेकिन अभी यही ध्यान आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो 200 साल में से कम में भी हम इस सारी डाइवर्सिटी को लूज कर सकते हैं बेटा, खत्म हो सकती है ना, अगर हमने ध्यान नहीं दिया। इफ प्रेजेंट रेट्स ऑफ स्पीसीज लॉसेस कंटिन्यू, अगर करंटली जिस रेट से स्पीसीज खत्म हो रही हैं इंसानों की वजह से, ऐसे ही अगर लगातार खत्म होने रहे हैं तो 200 सालों में सारी डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, है ना। वही 6-7 जानवर हमें देखने को मिलेंगे पूरी दुनिया में, जिनका हमें काम रहेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं डाइवर्सिटी के बारे में जानना, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN की बात करें, फुल फॉर्म याद रखना, 2004 में बनाई गई यूनिट है ये। क्या फुल फॉर्म है IUCN का? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड सो फॉर इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन से थोड़ा सा ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स को मिला के 1.5 मिलियन से थोड़ा सा ज्यादा स्पीसीज है, यानी 15 लाख के आसपास स्पीसीज है टोटल, ठीक है। लेकिन अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली कितने स्पीसीज अभी भी डिस्कवर की जा सकती है ना। देयर आर मेनी स्पीसीज दैट आर येट टू बी डिस्कवर्ड, अभी भी डिस्कवर करी जाएंगी। तो 1.5 मिलियन तो हमें पता है, लेकिन और काफी ज्यादा है जिनकी डिस्कवरी हुई ही नहीं, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन स्पीसीज का बेटा अभी तक जो है वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, अभी तक डिस्कवर होने के लिए वेट कर रहा है। ना वेट करे तभी ठीक है ना, डिस्कवर हो जाएगा तो हम उसको खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वैसे लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि एक लार्ज प्रोपोर्शन है प्लांट्स और एनिमल्स का जो कि अभी तक, जिसका अभी तक क्या हुआ है, अभी तक वो डिस्कवर हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से हम 1.5 मिलियन के आसपास तक हैं, लेकिन फिर भी कई भी, अभी आगे आपको पता चलेगा कि जैसे यहाँ पे देखो, हाँ, सम एक्सट्रीमिस्ट
कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि एस्टिमेट करते हैं कि 20 से 50 मिलियन स्पीसीज हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। एक साइंटिफिकली अगर हम सोचें कि साइंटिफिकली जितनी डिस्कवर की जा चुकी है यानी 1.5 मिलियन, और कई ज्यादा डिस्कवर नहीं हुई है, उन दोनों को मिला के हम एक साइंटिफिक एस्टिमेट लगाएं, एक साइंटिफिक अंदाजा अंदाजा लगाएं, तो रॉबर्ट मे द्वारा एक अंदाजा दिया गया था कि टोटल 7 मिलियन स्पीसीज है बेटा। और ये 7 मिलियन हमारा सही करेक्ट एस्टिमेट है फिलहाल के लिए, साइंटिफिक एस्टिमेट, ठीक है। तो ये 7 मिलियन स्पीसीज है बेटा, ठीक है। 84 लाख यूनियन है ना। तो रॉबर्ट मे का थोड़ा सा है हमारा मतलब साइंटिफिक अप्रोच। वैसे कहा तो देखो, लोग कहते हैं 20 से 50 मिलियन, लेकिन ये बहुत ज्यादा है ना, इतना नहीं होता है। तो रॉबर्ट मे ने साइंटिफिक थोड़ा अप्रोच लगाया और बताया 7 मिलियन के आसपास स्पीसीज है, जिसमें से 1.5 मिलियन खोजी जा चुकी हैं, बाकी 5.5 मिलियन बची हुई है ना, खोजी जाने के लिए, ठीक है। मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज आर एनिमल्स। 70% से ज्यादा जितनी भी स्पीसीज है, जैसे 1.5 लाख खोजी हमने, उसमें से 70% से ज्यादा एनिमल्स। वाइल प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, है ना। एल्गी ब्रायोफाइट, ठीक है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये क्या हो गया? ठीक है, मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज आर एनिमल, यहाँ तक तो ठीक है बेटा। फिर उसका लिखा हुआ वाइल प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये लिखना चाहिए ना यहाँ पे। जब हम यहाँ पे प्लांट्स लिख रहे हैं तो इन्होंने लिखा है एल्गी, फंजाई। फंजाई तो पूरा अलग ही हो गया, मान लेते हैं अगर फंजाई को इसमें ले लिया जाए, है ना, एनिमल से हटा के इसमें रखा जाए, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे टेरिडो तो लिखना ही चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे टेरिडो भी रहेगा। नहीं यार, एक सेकंड बच्चा बस। ठीक है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो 70% तो एनिमल्स हैं, और ये जो प्लांट्स हैं कंप्राइज नो मोर देन 22%, है ना, ये लगभग 22% से भी कम है ना, नॉट मोर देन 22%, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा क्या लिखा हुआ है देखो, एमंग एनिमल्स, एनिमल्स की बात करें तो इंसेक्ट्स आर मोस्ट स्पीसीज रिच, सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी पाई जाती है? इंसेक्ट्स की। एंड दे मेक अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल, मतलब जो हमारे पास 70% जितने भी स्पीसीज है ना, देखो बेटा, टोटल हमारे पास अभी ऊपर आपने देखा लगभग 1.5 मिलियन की स्पीसीज है, 1.5 मिलियन के आसपास। उसमें से 70% से ज्यादा हमारी एनिमल्स हैं, और बची हुई उसमें 22% प्लांट्स है, ठीक है। अब एनिमल्स में जो हमारे पास 70% एनिमल्स है, उनका 70% क्या है? इंसेक्ट्स है, ठीक है। अच्छा, इट मीन्स दैट आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट। इसका मतलब 10 एनिमल से 7 इंसेक्ट ही, अगर आप 10 एनिमल्स देखोगे तो उसमें से 7 इंसेक्ट दिखेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अगर हम इनकी बात करें, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स की, तो इनका नंबर जो है, सब इनका पूरा मिला के नंबर अगर हम देखें तो फंजाई के नंबर से कम है, तो फंजाई ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली ये चार आप तीन आपको वो दे रखे हैं, इन्हीं के बारे में बताया गया है। जब इनवर्टिब्रेट्स का ये चार्ट दिया जाता है, पाई चार्ट है ये, तो इसमें सबसे ज्यादा देखो इंसेक्ट्स है ना, मोर देन 70% इंसेक्ट्स है, फिर बाकी बचे हुए में मोलस्का, क्रस्टेशियंस, अदर एनिमल ग्रुप आते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसको, है ना, इसको किसी तरीके किसी ना किसी तरीके से आप याद रखना, ठीक है। कई बार इसको एमसीआई से याद किया जाता है ना, एम सी, लेकिन फिर ओ आ जाएगा, नहीं, एमसीआई से नहीं याद कर सकते, है ना। जनरली इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको याद करते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको याद कर लेना, ठीक है। वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, क्या बेटा ना, जब ट्रिक्स बताने की बात आती है तो ट्रिक्स मैंने बहुत ही कम बनाई थी। जनरली चीजें मैं याद कर लेता था ऐसे ही, तो इस वजह से ट्रिक्स कम याद रहती है मुझे, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स का ये चार्ट था। वर्टिब्रेट्स के देखो लगभग आधे के आसपास फिशेस हैं, फिर बाकी में मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में देखो आप कौन कौन सबसे ज्यादा है, देखो फंजाई बहुत ज्यादा है ना, और एंजियोस्पर्म्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। बाकी बचे हुए में मॉसेस है, फंस, एनालाइज है, एल्गी है और लाइकेन है। लाइकेन में कौन कौन है? एल्गी और फंजाई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा तीन आपको चार्ट दे रखे हैं, जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, ठीक है। हालांकि
इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर्स फॉर प्रोकैरियोट। बेटा प्रोकैरियोट का हमें कोई अंदाजा नहीं, जो हमने 1.5 मिलियन बात की है सब यूकैरियोट की बात की है, तो प्रोकैरियोट्स का यानी जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनका हमारा कोई अंदाजा नहीं कि कितने पाए जाते हैं, ठीक है। और रीजन क्या है, क्योंकि जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिकल मेथड्स होते हैं, जो इस समय हम क्लासिफिकेशन के लिए मेथड यूज करते हैं, वो माइक्रोबियल स्पीसीज के लिए सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे हैं, है ना। क्योंकि और अच्छा, अगर हम इनको भी ले लें, बेसिकली प्रोकैरियोट्स में ले लें, तो बहुत ज्यादा स्पीसीज हो जाएंगी। देखो, इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर delineating species for this group, then their diversity alone might run into millions, है ना। अगर हम सिर्फ प्रोकैरियोट्स को ले लें और अच्छे से उनका देखें, क्लासिफिकेशन करें, तो मिलियंस में उनकी डाइवर्सिटी जाएगी, ठीक है। हालांकि इंडिया के पास बेटा 2.4% है ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया। दुनिया में जितना लैंड है उसका 2.4% ही इंडिया के पास है। लेकिन अगर हम स्पीसीज डाइवर्सिटी देखें तो पूरी दुनिया का 8.1% स्पीसीज जो है वो भारत में पाई जाती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है हमारी, है ना। 2.4% का लैंड है, 8.1% की स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है। दिस मेक्स अवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 12 ऐसी कंट्रीज हैं दुनिया में जिसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और उसमें से एक इंडिया है, ठीक है। नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस यानी लगभग 90,000 ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया। इंपॉर्टेंट याद रखना, 45,000 प्लांट के स्पीसीज और ट्वाइस मतलब बेटा 90,000 लगभग एनिमल्स के स्पीसीज इंडिया में पाई गई, ठीक है। अगर हम मे का एस्टिमेट देखें, रॉबर्ट मे का, जिन्होंने बताया था लगभग 7 लाख के आसपास, है ना, पाया जाता है, तो अगर उनका एस्टिमेट देखें तो ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। लगभग 22% ही स्पीसीज टोटल, जो टोटल स्पीसीज है उनका लगभग 22% ही अभी तक रिकॉर्ड हुआ है ना। बाकी हमारा 78% हमारा अभी भी नहीं है, ठीक है, अभी भी हमें नहीं पता है कहाँ गया, ठीक है। Applying this proportion to, we may estimate that more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species are yet to be discovered। मतलब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 1 लाख से ज्यादा प्लांट की स्पीसीज और 3 लाख से ज्यादा एनिमल्स की ऐसी स्पीसीज है जो कि अभी डिस्कवर होनी बाकी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, बायोडायवर्सिटी में अगर आप देखें, जैसे पिछले कई सालों की बात करें तो कई एनिमल्स ऐसे हैं जिन जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, खत्म ही हो गए हैं, है ना, वो अब दोबारा देखे ही नहीं जाएंगे अर्थ पे, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखता है जो कि आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में, कि नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग्ड द टाइटल्स ऑफ ऑल बुक्स स्टॉक्ड देयर। मतलब नेचर ने एक बायोलॉजिकल लाइब्रेरी बना रखी है, उसमें मान लेते हैं शेर है, चीता है, इंसान है, सब है ना। लेकिन अभी हमें पता भी नहीं है कि कितने एनिमल्स हैं और कितने प्लांट्स हैं, उसके पहले ही ये खत्म हो रहे हैं, है ना। हमें अभी मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक एक्स नाम का प्लांट या एनिमल है जिसके बारे में पता भी नहीं है, और जब तक हम सोचें कि हाँ इस तक पहुंचेंगे तब तक वो खत्म हो गया पता चले, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, हमारी एक बायोलॉजिकल नेचर की एक बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है, वो जल रही है, बर्न हो रही है इवन बिफोर। हालांकि अभी ना हमने क्या भी नहीं किया, कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल बुक्स, जितनी बुक्स है या कह लो जितनी स्पीसीज है ना, बुक्स यहाँ पे स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, उसको हमने कैटलॉग भी नहीं किया, उनका हमने नाम भी नहीं लिखा, उनको मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया, ठीक है। अब बायोडायवर्सिटी का पैटर्न भी होता है बेटा, है ना। टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, मतलब बायोडायवर्सिटी कहाँ कैसे चेंज होती है ये चीज देखना, ठीक है। अब 2-3 पैटर्न है बायोडायवर्सिटी चेंज होने का। ऐसा नहीं है बेटा कि है ना हर जगह बायोडायवर्सिटी सेम हो। ऐसा नहीं है कि इंडिया में यूपी में जितनी बर्ड्स पाई जाएंगी उतनी ही केरला में पाई जाएंगी, है ना, उतनी ही क्या कहते हैं मुंबई में पाई जाएंगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है। सबसे पहला है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, मतलब लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है बायोडायवर्सिटी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बेटा हम एज वी एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाने लगते हैं, पोल्स की ओर जाने लगते हैं, स्पीसीज की डाइवर्सिटी कम होने लगती है। और बेटा ये समझना बहुत आसान है, क्योंकि अगर हम अपने अर्थ को बना ले कुछ इस तरीके से, है ना, अर्थ थोड़ी चिपटी सी गोल है ना, गोल और चिपटी हुई अर्थ है हमारी, ऐसे इस तरीके से बना ले तो जो बीच में पॉइंट जाती है, लाइन जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। ये इक्वेटर है हमारी, ठीक है।
और फिर उसके बाद कई सारी लाइनें हमारी और इसी अर्थ पे बनी होती हैं इक्वेटर के बाद, है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपने सुना होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बेटा इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, जैसे ये नॉर्थ पोल है ना, और नीचे वाला है साउथ पोल। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से बेटा दूर जाते हैं बायोडायवर्सिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे जैसे इंडिया भी मान लेते हैं इक्वेटर पे पाया जाता है ना। और आपको पता है 8.3% ऑफ द टोटल बायोडायवर्सिटी इंडिया के अंदर पाई जाती है, तो बहुत ज्यादा है। लेकिन नॉर्थ पोल पे अब आप देखो, जैसे इंडिया के अंदर मैं देखूं, इंडिया के अंदर मैं कहूँ कि तुम 10 जानवरों के नाम बताओ, तो आप आसानी से बता दोगे, है ना। चीता है, शेर है ना, बकरी है, गाय है, भैंस है। लेकिन नॉर्थ पोल पे मैं कहूँ 10 जानवरों के नाम बताओ, तो आप बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना। क्योंकि आप दो तीन जानते हो, पोलर बियर हो गया, और कौन सी वो बर्ड होती है, पेंगुइन हो गई, और सील हो गया, यही चार छह हमें पता रहते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल पे इतनी ठंडी पड़ रही है, वहां पर कोई रह नहीं पाएगा। ठीक है, तो इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी बेटा कम होती है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, हाँ, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा, है ना, ये चीज है, ऐसा कुछ जगह पे एक्सेप्शंस देखा जाता है, बाकी ये चीज हर जगह होती है कि इक्वेटर से पुल जाने पे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है। ठीक है, इसके अलावा ट्रॉपिक्स जो होते हैं बेटा, ट्रॉपिक्स मतलब होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ पे होगा, हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। जो टेम्परेट या पोलर एरियाज होते हैं उसमें, उसके कंपैरिजन में ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा स्पीसीज होती है। और ट्रॉपिकल एरियाज की जो लैटिट्यूडनल रेंज होती है क्या होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक। ठीक है, जैसे कोलंबिया का एग्जांपल दे रखा है, कोलंबिया जो है इक्वेटर के पास है बेटा, तो उसमें 1400 बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है ना, चिड़ियों की 1400 स्पीसीज पाई जाती है कोलंबिया में। ठीक है, क्योंकि ये नियर इक्वेटर है, तो इस वजह से इतनी ज्यादा स्पीसीज है। अच्छा, जैसे जैसे हम दूर जाने लगेंगे, जैसे न्यूयॉर्क क्या है, 41 डिग्री नॉर्थ है इक्वेटर से, तो 105 स्पीसीज पाई जाती है। क्योंकि हम 41 डिग्री बेटा ऊपर की ओर चले गए, नॉर्थ की ओर मतलब ऊपर की ओर, तो इक्वेटर से हम 41 डिग्री ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ग्रीनलैंड बेटा 71 डिग्री नॉर्थ है इक्वेटर से, तो हम 71 डिग्री यानी और ऊपर चले गए, तो देखो 56 स्पीसीज ही हैं किसकी, चिड़ियों की। तो कोलंबिया क्योंकि इक्वेटर के पास है, तो 1400 स्पीसीज, न्यूयॉर्क में 105, ग्रीनलैंड सबसे दूर है इक्वेटर में, तो केवल 56 स्पीसीज। अच्छा, सॉरी बच्चों, इंडिया भी जो है काफी पास है, मतलब इक्वेटर के, तो हमारे पास 1200 स्पीसीज हैं बर्ड्स की बेटा, तो हमारे पास भी ठीक ठाक स्पीसीज है बर्ड्स की, है ना। ट्रॉपिकल रीजन्स में जो फॉरेस्ट होते हैं बेटा, जैसे इक्वेडोर हो गया, इनमें 10 गुना ज्यादा स्पीसीज होती है किसी भी टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट के कंपैरिजन में, जैसे मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए, यूएसए के मिडवेस्ट रीजन्स हो गए। ठीक है, जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में है बेटा, और इट हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, मतलब पूरी अर्थ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको अमेजोन रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है, तो 40,000 स्पीसीज है बेटा प्लांट्स के, प्लांट्स के 40,000 स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, फिशेस की 3,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, बर्ड्स जो है 1300 तरह की बर्ड्स पाई जाती हैं, 427 तरह के मैमल्स पाए जाते हैं, 427 तरह के एम्फीबियंस होते हैं, 378 तरह के रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, और मोर देन 1,25,000 टाइप्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट, इन्वर्टिब्रेट्स की 1,25,000 से ज्यादा वेराइटीज, स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ऐसा एस्टिमेट लगाते हैं कि इस रेन फॉरेस्ट में, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज, इंसेक्ट की लगभग 2 मिलियन ऐसी स्पीसीज हैं दैट आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, जो कि अभी वेट कर रही हैं डिस्कवरी का, मतलब अभी तक उनका डिस्कवरी हुई ही नहीं है ना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ऐसा क्या स्पेशल है बेटा, जिसके वजह से ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। ठीक है, तो इसमें कई सारे हाइपोथेसिस हैं, कई सारी रीजंस हैं। जैसे पहला रीजन यहाँ पे आपको देखो, स्पेशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, unlike temperate regions subjected to frequent glaciers in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years। बेटा होता क्या है, जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं वो कहा जा रहा है फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशंस इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कई बार वहां पे बहुत अच्छी, बहुत ही ज्यादा तरीके की बर्फ पड़ी होगी, है ना, ग्लेसिएशंस होते हैं, है ना। और उनके वजह से क्या होता है ना, काफी
समझ लो आप एरिया पूरा बर्फ में कवर हो जाता है और कई सारे जो जानवर होते हैं और पेड़ होते हैं वो सूख के खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। जबकि जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स होते हैं बेटा, ये लगभग अनडिस्टर्ब रहे हैं फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब पिछले लाखों सालों में अनडिस्टर्ब रहे। अब क्योंकि ट्रॉपिकल जो लैटिट्यूड्स है यानी ट्रॉपिकल रीजन्स जो है वो काफी ज्यादा कांस्टेंट रहते हैं, ज्यादा उनमें चेंजेस नहीं आ जाते जो ट्रॉपिकल रीजन्स है। तो इस वजह से ट्रॉपिकल रीजन्स में समय मिलता है स्पीसीज को डेवलप होने को, इसे कहते हैं स्पेसिएशन। यानी स्पेसिएशन मतलब होता है डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज को डेवलप होने के लिए काफी अच्छा समय मिलता है बेटा ट्रॉपिकल रीजन्स में, क्योंकि वो अनडिस्टर्ब रहते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है बेटा। देखो, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस, मतलब टेम्परेट के कंपैरिजन में ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर लेस सीजनल, सीजन्स कम होते हैं बेटा, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट, और ज्यादा कांस्टेंट होते हैं और प्रेडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। ऐसे इन्वायरमेंट्स बेटा नीश स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करते हैं और ग्रेटर डाइवर्सिटी लीड टू अ लार्जर ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी, ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ पे आती है। नीश स्पेशलाइजेशन क्या होता है बेटा, तो बेसिकली आप कह लो जो नीश का फॉर्मेशन होता है ना, अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स का डेवलपमेंट है ना, वही होता है यहाँ पे। अच्छा, तो दो रीजंस हमारे सामने आ गए। सबसे पहले कि स्पेसिएशन के लिए टाइम मिल गया है ना, जो ट्रॉपिकल रीजंस होते हैं क्योंकि वो अनडिस्टर्ब रहते हैं तो स्पेसिएशन के लिए टाइम मिल गया। स्पेसिएशन मतलब नई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ तो अलग अलग तरह की स्पीसीज देखने को मिली, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, ठीक है। दूसरा हमें दिख गया क्योंकि लेस सीजनल होते हैं, ज्यादा कांस्टेंट होते हैं, और इस वजह से ज्यादा डाइवर्सिटी वहां, ज्यादा स्पीसीज वहां रहना चाहती है, ठीक है। देखो बेटा, आप और हम भी ऐसा ही जगह ढूंढते हैं जहां पे सीजन में चेंजेस कम हो, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं मुंबई में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, क्यों? क्योंकि मुंबई का क्लाइमेट ऐसा है कि ज्यादातर टाइम में 30-32 या ज्यादा से ज्यादा 27-28 या 30 के आसपास का टेम्परेचर बना रहता है ना, साल भर लगभग, है ना। ठंडी पड़ती है तो कम पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो कम पड़ती है, बारिश होती है तो नॉर्मल, मेन दो चीजें हैं, या फिर गर्मी पड़ेगी या फिर बारिश होगी, है ना। तो मुंबई का ऐसा क्लाइमेट है जो थोड़ा सा आप कह लो एक तरह का कांस्टेंट बना रहता है ना। आप अपने कमरे में पंखा चलाते हैं इसीलिए कि आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहे, है ना। तो इस तरह का हर एक स्पीसीज प्रेफर करती है। तीसरा रीजन है मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहां सोलर एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, और इनडायरेक्टली ये भी डाइवर्सिटी को बढ़ाता है बेटा, ठीक है। इनडायरेक्टली ये भी डाइवर्सिटी को बढ़ाता है, ठीक है। अगला इस रीजन होता है बेटा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स, ठीक है। अगली डाइवर्सिटी का पैटर्न है ना, पहला हमने पढ़ा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, दूसरा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। एक जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। जित एक एक नॉर्मल मान लेते हैं, एक इंडिया को हमने ले लिया है ना, इंडिया के अंदर आप जितना एरिया ढूंढोगे उतनी ज्यादा स्पीसीज देखने को मिलेंगी, ऐसा बोला। लेकिन अप टू अ लिमिट, लेकिन एक लिमिट तक ही ऐसा होता है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस, कितनी ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है, कितने ज्यादा अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज पाए जाते हैं, एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा, टैक्सा मतलब अलग अलग कैटेगरी के, है ना, प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस, टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, ठीक है। ग्राफ में वाई एक्सिस पे इन्होंने स्पीसीज रिचनेस लिख दिया और एक्स एक्सिस पे इन्होंने एरिया लिख दिया। और जब इसको ग्राफ को बनाया ना, सॉरी बेटा, थोड़ा सा गले में खराश सी लग रही। तो वॉन हम्बोल्ट ने क्या किया, एक तरफ स्पीसीज रिचनेस को रखा और एक तरफ एरिया को रखा, और फिर उन्होंने देखा अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है बेटा वो दिखा रहा है कि देखो जैसे जैसे आप एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो तो शुरुआत में तो ये देखो स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही, लेकिन फिर एक टाइम आएगा ना बेटा, ये धीमे धीमे लाइन स्ट्रेट होने लगेगी। स्ट्रेट लाइन होने लगेगी तो मतलब एसिम्प्टोट आ जाएगा, है ना। और जब स्ट्रेट लाइन होने लगेगी मतलब हो गया कि स्पीसीज रिचनेस कांस्टेंट होगी, फिर आप उस एरिया को चाहे जितना एक्सप्लोर करो और स्पीसीज नहीं देखने को मिलती, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप पिछले जो चैप्टर हम पढ़े थे उसमें हमने एक चीज पढ़ा था, आपको याद होगा क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी होती है ना हर एक इकोसिस्टम की।
तो भाई जितनी कैरिंग कैपेसिटी रहेगी उस एरिया की, उतने ही तो लोग हो पाएंगे, उतनी ही तो स्पीसीज रिचनेस मिल पाएगी। तो कुछ ऐसा आप उससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। फिर इन्होंने एक फॉर्मूला भी निकाला, एस यानी स्पीसीज रिचनेस इक्वल टू सी ए स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है, एरिया, और सी एक कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, सेम ग्राफ को अगर आप लॉग स्केल पे पुट करते हो, तो लॉग दोनों साइड लॉग ले लो, है ना, इधर भी लॉग ले लो और इधर भी लॉग ले लो, दोनों साइड अगर आप लॉग ले लेते हो तो सेम स्केल पे आप बनाओगे। लॉग अगर दोनों साइड लोगे तो ये हो जाएगा लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ठीक है। और ये लॉग लॉग स्केल पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर लॉग लेके ग्राफ को बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नॉर्मली ग्राफ कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल, है ना। लॉग स्केल पे अगर अगर आप बनाओगे तो लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए आएगा, और वही वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला आप लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये वाई है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे हमने लगाया है वाई इक्वल टू, ये जेड क्या है, ये एम है, और ये एक्स है, और ये प्लस सी है। तो ये हमारा कांस्टेंट है, और जेड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एस स्पीसीज रेजिस्टेंस से बेटा ए एरिया है, जेड जो है वो स्लोप ऑफ द लाइन है जिसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, और सी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है, बेसिकली वाई इंटरसेप्ट भी आप कह सकते हो, और यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। इकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने जेड की जो वैल्यू है बेटा वो थोड़ा थोड़ा निकाला है, और उन्हें पता चला, डिस्कवर किया कि जो जेड की वैल्यू है वो 0.1 से 0.2 के बीच में आती है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप, डजेंट मैटर कि किस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो, इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एमंग वेरी लार्ज एरियाज, जब बहुत ज्यादा बड़े एरिया का स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप आप निकालोगे, जैसे एक इंटायर कॉन्टिनेंट ले लो, पूरा एशिया ले लो, और स्पीसीज एरिया उसका रिलेशनशिप निकालो, तो जो स्लोप होता है बेटा मच स्टीपर, बहुत ही ज्यादा स्टीप होता है, मतलब जेड की वैल्यू जो होती है वो 0.6 से 1.2, यानी काफी ज्यादा आती है। नॉर्मल जेड की वैल्यू कितनी है, 0.1 से 0.2, लेकिन जब आप एरिया बहुत बड़ा ले लेते हो जैसे कॉन्टिनेंट, तो जेड की वैल्यू हो जाती है 0.6 से 1.2, ठीक है। तो दोनों वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्रूगीवोरस यानी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, ऐसी बर्ड्स जो कि फ्रूट खाती हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रूगीवोरस, एंड मैमल्स, और मैमल्स इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के डेजर्ट, जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं उनको लो, और अगर हम इसको हम प्लॉट करें तो जो स्लोप होता है बेटा वो 1.15 आया, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा स्लोप आया यहाँ पे, आप देख रहे हो, ठीक है। आगे बढ़े, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी हमारे लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह की स्पीसीज हुई, हमारे लिए क्यों भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो एक स्टेबल कम्युनिटी होती है बेटा, उसमें डज नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। मान लेते हैं कोई एक फॉरेस्ट, अगर वो स्टेबल है ना बेटा, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें वेरिएशन बहुत कम होता है। जैसे अगर आपके गांव में मान लेते हैं एक आम का बगीचा है, और उसमें सिर्फ आम के पेड़ लगे हुए हैं, और जमीन पे घास है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल आप कह लो दो ही तीन तरह की स्पीसीज है वहां पे, है ना, आम का पेड़ है और घास है, और हो सकता है एक आध दो बर्ड वर्ड आ जाती हूँ, ठीक है। तो मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत कम है। आप देखोगे कि किसी साल आम होता है, किसी साल नहीं होता है, मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत चेंज करती है, किसी साल बहुत आम हुए, मान लेते हैं उसके अगले साल आम ही नहीं हुए, है ना। ये बहुत ही कॉमन चीज है देखने लायक, ठीक है, बहुत ही कॉमन चीज है। तो डज नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। ये जो ओकेजनल डिस्टर्बेंस होते हैं, चाहे वो नेचुरल मैन मेड हो, चाहे नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, उनसे रेजिस्टेंट होते हैं बेटा, ठीक है। और इन्वेजन से भी रेजिस्टेंट होते हैं बाई एलियन स्पीसीज, जब स्टेबल कम्युनिटी होती है। और स्टेबल कम्युनिटी कब होती है ना बेटा, जब स्पीसीज रिचनेस होती है, ठीक है। जब स्पीसीज रिचनेस होती है तो कम्युनिटी स्टेबल होती है। देखो, फॉर मेनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विथ लेस स्पीसीज, कम स्पीसीज वाले से वो ज्यादा स्टेबल होती हैं जिनमें ज्यादा स्पीसीज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए जब आप आम आम के बगीचे लगाओ ना, तो सिंगल तरह के पेड़ रखने के बजाय क्या करो, कई सारे तरह के पेड़ रखो, है ना, उस बगीचे में एटलीस्ट 4-5 तरह के पेड़ रखो, है ना, आम के साथ में
जामुन लगा दो, बैर लगा दो, ठीक है। और कोशिश करो कि कुत्ते हो गए या बिल्लियां हो गए इनको पालो, है ना। साथ में घास वास भी लगा दो, ठीक है। समझ में आ रहा। बेसिकली स्पीसीज रिचनेस आप बढ़ाओ। देखो, हमें ये नहीं पता कि हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टू स्पीसीज रिचनेस। हमें ये नहीं पता है कि कैसे, जब स्पीसीज रिचनेस होती है तो जो कम्युनिटी होती है, कह लो इकोसिस्टम जो हमारा होता है वो थोड़ा सा स्टेबल होता है, ठीक है। हमें ये पता नहीं है, लेकिन डेविड टिलमैन नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम में एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। और उन्होंने यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स को यूज करके मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कई चीजें समझ में आई उन्हें, ठीक है। Tillman found that plots with more species shows less year to year variation in total biomass। जिस प्लॉट पे या कह लो जिस खेत में उन्होंने ज्यादा स्पीसीज लगाई प्लांट्स की, या ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज रखी, वहां पे लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, ईयर्स टू ईयर वेरिएशन कम था बायोमास, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी दिखाया कि इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, है ना। जैसे डाइवर्सिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि रिच बायोडायवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के लिए एसेंशियल तो है ही इकोसिस्टम हेल्थ, बट इम्परेटिव फॉर वेरी सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस यानी हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वी आर लूजिंग स्पीसीज एट अलार्मिंग रेट, हमें अलार्मिंग पेस, है ना। हम बहुत ही तेजी से स्पीसीज को जो है खो रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाउ इज अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्टेड इफ से इंस्टेड 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ ऑन्स ऑन अर्थ। अब ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, जो कि एक इंसान पूछ सकता है कि भाई स्पीसीज रिचनेस से इतना भी क्या प्यार, है ना। कि मान लेते हैं 30, क्योंकि इस समय करंटली हमारे पास मान लेते हैं 20,000 स्पीसीज हैं चींटियों की, और 20,000 से घट के बेटा वो अगर 15,000 हो जाए तो हमारी लाइफ क्यों कैसे इफेक्ट होगी, है ना। हमें क्या मतलब उससे, ठीक है। तो देर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नाइव क्वेश्चंस, है ना। इस तरह के नाइव मतलब आप कह लो जो क्या कहते हैं नाइव क्वेश्चंस, समझ लो, है ना। नाइव तो समझते हो शब्द, है ना। पागल वाले क्वेश्चन कह लो, या कह लो बचकाना, है ना। बचकाना ऐसे जो क्वेश्चंस हुए, उनमें हमें डायरेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन एक एनालॉगी है जो कि हेल्प कर सकती है। एनालॉगी मतलब एक कह लो आप कंपैरिजन है जो कि हेल्प कर सकती है, जिसे हम कहते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, है ना। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ये स्टैनफोर्ड के एक इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था पाउल एलरिच, इन्होंने दिया था। अच्छा, इन्होंने क्या बताया कि मान लेते हैं एक एरोप्लेन है, एयरप्लेन है, मान लिया एरोप्लेन या एयरप्लेन जो भी कह लो, वो हमारा एक इकोसिस्टम है, और इस इकोसिस्टम को जोड़ के रखा है थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स ने। थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स मतलब स्क्रूज, मतलब जो नट बोल्ट लगते हैं, है ना। बोल्ट लगते हैं ना चीजों को जोड़ने के लिए, है ना। नट और बोल्ट लगते हैं कसने के लिए, है ना। तो वो जो रिवेट्स हैं बेटा वो स्पीसीज है। तो एरोप्लेन में हजारों नट लगे हुए हैं, नट बोल्ट लगे हुए हैं, जिनके वजह से एरोप्लेन आपस में पूरा हर पार्ट उसका जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर जो पैसेंजर ट्रेवल करता है वो इंसान है ना। मान लेते हैं इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम में स्पीसीज है ना। और पैसेंजर इंसान है जो कि ट्रेवल कर रहा है, और हर पैसेंजर क्या करता है, एक दो रिवेट को निकाल के यानी नट को निकाल के हटा देता है, ठीक है। और अपने घर ले जाता है, ठीक है। और जितनी बार एक रिवेट हटाता है, रिवेट मतलब स्पीसीज है, स्पीसीज अगर उसने हटा दी तो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। अब देखो, इट में नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी इनिशियली, शुरुआत में हो सकता है फ्लाइट की सेफ्टी को इससे कोई खतरा ना हो, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जैसे जैसे, फॉर एग्जाम्पल छोड़ो, है ना, जो एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ बेटा वो आगे लिखा है, वो इस वजह से अभी मैं नहीं दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा रिवेट्स हम निकालेंगे, प्लेन उतना ही डेंजरस हो जाएगा और वीक हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। दो चार स्क्रू हम निकाल ले तो हो सकता है प्लेन को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जब हम 50-60 स्क्रू निकाल लेंगे प्लेन का, या हजारों स्क्रू है, मान लेते हैं 100-200 स्क्रू निकाल लिए, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसके अलावा कौन सा स्क्रू हम निकाल रहे हैं, कौन सा रिवेट, कौन सा नट बोल्ट हम निकाल रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर किसी प्लेन के इंजन का स्क्रू हम निकालेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा प्लेन के ऊपर,
इन केस मतलब इन कंपैरिजन टू अगर हम किसी सीट का नट बोल्ट लगाते हैं निकालते हैं, है ना। मान लेते हैं प्लेन के अंदर एक सीट है, उस सीट पे एक नट बोल्ट लगा हुआ है, उस सीट के कवर को जोड़े रखता है सीट से। उसको नट बोल्ट को बेटा अगर आप निकाल दोगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा प्लेन पे। लेकिन अगर प्लेन के इंजन पे कोई एक नट बोल्ट लगा हुआ है और उसको आप निकाल दोगे तो प्लेन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, है ना। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लॉस ऑफ रिवर्स ऑन द विंग्स, अगर हम जो विंग्स है, जो पंखुड़ियां हैं प्लेन की, है ना, उस पे अगर हम लगा देंगे, निकाल देंगे, है ना, रिवेट उसका निकाल देंगे, इज अ सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट फाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ अ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट। जो सीट वाले रिवेट हैं या विंडोज इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर जो विंडोज हैं उनके रिवेट्स निकालने से बहुत ज्यादा वो है ना। अब जो बेटा ये विंग्स हैं यहाँ पे, मतलब एक इंपॉर्टेंट जगह वो शो करते हैं कि स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन। ये उस स्पीसीज को शो करते हैं जो कि इकोसिस्टम के ज्यादातर फंक्शन को चलाती है। ठीक है। अब आते हैं बायोडायवर्सिटी लॉस पे कि देखते हैं कितना लॉस हो चुका है, बायोडायवर्सिटी कितनी खत्म हो चुकी है। ठीक है। देखो हमें हमें जो हमारी बायोलॉजिकल वेल्थ है, मतलब जो हमारा पूरा वेल्थ है, कह लो, है ना, लाखों स्पीसीज का, वो बहुत ही तेजी से डिक्लाइन कर रहा है बेटा, है ना। और जो एक्यूजिंग फिंगर है, मतलब जब हम पॉइंट कर रहे हैं, किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की तरफ क्लियरली। ठीक है। जो पैसिफिक आइलैंड्स थे, ह्यूमंस ने उसे कॉलोनाइज किया। जब तक आइलैंड पे कोई ह्यूमन नहीं था तब तक वो बहुत बढ़िया था। जब ह्यूमन आ गए तो उससे 2000 स्पीसीज जो नेटिव बर्ड्स की थी, जो वहां पाई जाने वाली चिड़िया होती हैं, उनकी 2000 स्पीसीज खत्म हो गई। ठीक है। इसके अलावा आईयूसीएन जो है बेटा वो रेड लिस्ट निकालता है। उसमें बताया गया कि 784 स्पीसीज लास्ट 500 ईयर में खत्म हुई। पिछले 500 सालों में 784 स्पीसीज खत्म हो गई हैं। इसमें क्या क्या थी, 388 वर्टिब्रेट की स्पीसीज थी, 338 सॉरी 338 वर्टिब्रेट की स्पीसीज थी, 359 इनवर्टिब्रेट्स की और 87 प्लांट्स। 87 तरह के तो पेड़ ही खत्म हो गए, है ना। सोचने वाली बात है कि पेड़ भी खत्म हो रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो रिसेंट एक्सटिंक्शंस है उसमें आता है डोडो, है ना। डोडो तो अभी भी फोटोज वोटोज और वीडियोस रखे हुए हैं डोडो के। तो डोडो मॉरिशियस से गायब हुआ, है ना, मॉरिशियस में लास्ट देखा गया था। ठीक है। फिर क्वागा अफ्रीका से खत्म हुआ, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से खत्म हुआ, स्टेलर्स सी काउ रसिया से खत्म हुई, एंड थ्री सब स्पीसीज बाली जावन और कैस्पियन टाइगर की, चीते की, टाइगर की तीन अलग अलग स्पीसीज है ना, बाली जावन और कैस्पियन। टाइगर शायद बाघ को कहते हैं, हाँ बाघ, है ना। चीता और बाघ अलग अलग होता है बेटा। ठीक है। तो बाघ की ये तीन स्पीसीज है, बाली जावन कैस्पियन, ये भी खत्म हो चुकी है। ठीक है। अब ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन कहाँ से खत्म हुआ है, जैसे डोडो मॉरिशियस से, क्वागा अफ्रीका से। तो ये आप चीज याद रखना। ठीक है। पिछले 20 सालों में बेटा 27 स्पीसीज खत्म हुई है ना। लास्ट 500 ईयर में 784, पिछले 20 साल में 27 स्पीसीज खत्म हो चुकी। ठीक है। देख रहे हो, आप में से ज्यादातर लोग 20 साल के होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। ज्यादातर नहीं तो काफी मतलब होंगे ऐसे जो कि 20 साल के होंगे। और आप जब से पैदा हुए आज तक में 27 ऐसी स्पीसीज है खत्म हो चुकी, जो कि आपको दोबारा देखने को ही नहीं मिलेगी, है ना। और उन स्पीसीज से हमें हो सकता है कई ज्यादा फायदा, कितना सारा फायदा रहा हो, है ना। वो खत्म, वो भी खत्म। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हमें देखा जाता है कि ये जो स्पीसीज का एक्सटिंक्शन है बेटा वो रैंडम नहीं है। कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो जिनका जो मोर वर्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, जिनका एक्सटिंक्शन होना ज्यादा, आप कह लो, ज्यादा चांसेस हैं एक्सटिंक्शन के। ठीक है। देखो, वर्ल्ड वाइड 15,500 ऐसी स्पीसीज हैं जो कि एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं, अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं, आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है। जिनके ऊपर खतरा है 15,500। ठीक है। 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज, 23% ऑफ मैमल, 32% ऑफ एम्फीबियन एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म्स इन द स्पीसीज फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है। ये भी मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। यानी बर्ड की 12% स्पीसीज है, इस 15,500 में 12% बर्ड की है, मैमल की 23% है, एम्फीबियंस की 32% है, और जिम्नोस्पर्म की 31% स्पीसीज ऐसी हैं जो कि थ्रेट को फेस कर रही हैं। ठीक है। अब देखो, जब हम हिस्ट्री देखते हैं और फॉसिल्स को पढ़ते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड्स को, तो लार्ज स्केल पे स्पीसीज का लॉस पहले भी हो चुका है ना।
ऑल्सो हैपेंड अर्लियर, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। इवन बिफोर ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन अर्थ, इंसान के पहले, इंसान के आने से पहले भी हो चुका है, ठीक है। जैसे, अच्छा, ये हम कहते हैं देयर वर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन, इसे हम मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। जब कई कई मतलब आप कह लो बहुत ही तेजी से कई स्पीसीज खत्म होती है तो उसे मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है, और 5 एपिसोड्स मास एक्सटिंक्शन के हो चुके हैं। मतलब 5 बार ऐसा हो चुका है पिछले, जब से अर्थ फॉर्मेशन हुआ है, जब से अर्थ के ऊपर लाइफ आई है लगभग 3 बिलियन ईयर से, 5 बार ऐसा हो चुका है कि पूरी अर्थ पे बहुत ही ज्यादा स्पीसीज खत्म हुई, ठीक है। अब जो चल रहा है इसको हम सिक्स्थ एक्सटेंशन कहते हैं, प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस, अब चल रहा है, ठीक है। अच्छा, पिछले एपिसोड से या पिछले जो एक्सटेंशन हो चुके हैं, जैसे शुरू के जो 5 एक्सटेंशन हुए हैं उनसे ये छठा वाला अलग कैसे है, तो रेट का अंतर है बेटा, रेट का कैसे अंतर है, 100 से 1000 टाइम्स फास्टर, यानी जो सिक्स्थ एक्सटेंशन जो हम ह्यूमन के वजह से हो रहा है, ये 100 से 1000 गुना तेज हो रहा है ना, बाकी पांचों के कंपैरिजन में, जो कि बिना ह्यूमंस के वजह से हुआ है, ठीक है। इकोलॉजिस्ट वार्न करते हैं कि अगर करंटली जो ट्रेंड चल रहा है ना, जो जिस रेट से स्पीसीज खत्म हो रही है, ठीक है, हाफ ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स, अगले 100 साल में लगभग आधी स्पीसीज जो है पूरी, जो हमारी अर्थ है उसकी आधी स्पीसीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब बहुत तेजी से एक्सटिंक्शन चल रहा है बेटा, ठीक है, आगे बढ़े। देखो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू, क्या क्या हो सकता है बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस हो जाए। पहला, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी। दूसरा, लोअर्ड रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल परट्यूबेशंस सच एज ड्रॉट, है ना, जो इन्वायरमेंट के क्या तो क्या कहते हैं उसे, इन्वायरमेंट के जो थ्रेट्स होते हैं ना, ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ना हो गया, और बाढ़ आना हो गया, इनसे रेजिस्टेंस बेटा कम हो जाएगा। आपको पता है अगर पेड़ रहते हैं तो वो सूखा भी नहीं पड़ने देते और बाढ़ भी नहीं आने देते, है ना। तो इससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी में वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी, किसी साल फसल हो रही, किसी साल हो ही नहीं रही, जो कि आजकल देखा ही जा रहा। वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिसीज साइकिल, हर चीज का चेंजेस होगा। अब आते हैं कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो मतलब ऐसे कॉजेज पढ़ने हैं, रीजंस जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। अब देखो इसमें कई कॉजेज है लेकिन 4 मेन रीजंस हैं, है ना, जो 4 मेन कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस के बेटा, उसी को मिला के हम द एविल क्वार्टेट कहते हैं। एविल मतलब जो, मतलब खराब है, गंदा है ना। तो एविल क्वार्टेट, क्वार्टेट यहाँ मतलब होता है चार, है ना, तो एविल क्वार्टेट कहते हैं। अब एविल क्वार्टेट में 4 रीजंस आते हैं। पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा कारण है एक्सटिंक्शन का, है ना। हैबिटेट लॉस हो जाना मतलब, जो है हैबिटेट लॉस हो जाना मतलब जो जगह है वही ना रह जाना। फॉर एग्जाम्पल, जंगल था, वहां पे लाखों स्पीसीज, लाखों छोड़ो, एक जंगल था जिसमें हजारों स्पीसीज रहती थी और आपने काट दिया, ठीक है, तो वही होता है। अच्छा, द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल, सबसे ज्यादा हैबिटेट लॉस जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से देखा गया, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही काटे गए, ठीक है। एक टाइम पे 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस जो है रेन फॉरेस्ट हुआ करते थे बेटा, और अब 6% रह गए, नो मोर देन 6%, मतलब 6% से ज्यादा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो 14 से 6% रह गया बेटा, ठीक है। जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, है ना, बाई फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, जब तक आप इस चैप्टर को खत्म करोगे, 1000 मोर हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट, 1000 हेक्टेयर फॉरेस्ट का और कट के खत्म हो चुका, मतलब यही 2 3 4 दिन में, ठीक है। जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है बेटा, ये इतना बड़ा है कि इसको हम लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहते हैं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और इसमें मिलियंस ऑफ स्पीसीज रहती हैं, और इसको कट किया जा रहा है बेटा सोयाबीन कल्टीवेट करने के लिए, देख रहे हो, सोयाबीन उगाने के लिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट, यानी लंग्स ऑफ द प्लेनेट जैसे कहते हैं, वो खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा कन्वर्जन टू ग्रास लैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल, बीफ कैटल यानी जो काट के खाए जाते हैं जानवर, है ना, उनको ग्रो करने के लिए, उनको रेस करने के लिए ग्रास लैंड में, मतलब पेड़ काट के घास उगाई जा रही है, ठीक है। तो छोटी छोटी घास उगा देते हैं और उसी घास पे ये बीफ जो होते हैं, जो कैटल होती है, वो खाती है, फिर इसी को काट के लोगों लोगों को दिया जाता है, लोग खाते हैं, ठीक है। तो सोयाबीन उगाने के लिए और बीफ कैटल उगाने के लिए मिलियंस ऑफ स्पीसीज जहाँ पे रहती हैं, वो पूरा जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो खत्म कर दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा
जब लार्ज हैबिटेट्स बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो दो शब्द है ना, हैबिटेट लॉस मतलब हैबिटेट खत्म कर देना, फ्रैगमेंटेशन मतलब होता है कि बेटा मान लेते हैं कहीं एक बहुत बड़ा हैबिटेट है, एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ दे रहे हैं, है ना, ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फॉरेस्ट, है ना, हम अपने काम के हिसाब से तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फिर कई मैमल्स और बर्ड्स होते हैं बेटा जिनको बड़ी टेरिटरीज यानी ज्यादा जगह चाहिए होती है रहने के लिए, ठीक है। और कई ऐसे होते हैं जो माइग्रेट करते हैं, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, बैडली इफेक्टेड, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक शेर है तो उस शेर को बेटा आप ऐसा नहीं है कि 4x4 के कमरे में रख सकते हो, है ना, और ना ही ऐसा है कि हाँ एक गांव के बराबर आप बना दो, है ना, उसको कम से कम 6-7 किलोमीटर का प्रॉपर एरिया चाहिए होता है ना। तो हम जब छोटे छोटे पार्ट में काट देते हैं तो वो भी खराब जाता है, ठीक है। तो पहला रीजन था। दूसरा रीजन है बेटा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा नेचर, हमारा नीड है ना, हमारी नीड क्या है, फूड एंड शेल्टर मेनली, वैसे हमारे तीन नीड्स हैं, फूड शेल्टर एंड क्लॉथ, है ना। लेकिन ह्यूमंस की जो तीन नीड है उसमें से खासकर फूड और शेल्टर के लिए हमारी नीड जो होती है बेटा वो ग्रीड में बदल जाती है, मतलब हमारी जरूरत जो है वो ग्रीड यानी लालच में बदल जाती है। अब जब लालची हो जाते हैं हम तो क्या करते हैं, हम करते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब बहुत ज्यादा यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। लास्ट 500 ईयर्स में कई सारी स्पीसीज इसी वजह से एक्सप्लॉइट हो गई हैं, ओवर एक्सप्लॉइट हुई हैं ह्यूमंस के द्वारा। कौन सी, जैसे स्टेलर सी काऊ, है ना, रसिया से गायब हुई थी। पैसेंजर पिजन, है ना, पैसेंजर पिजन होता था बेटा, है ना, जो चिट्ठी ले जाने वाले कबूतर होते हैं वो भी गायब हो चुके हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, ठीक है। कई सारी मैरीन फिशेज ऐसी हैं जो कि ओवर हार्वेस्ट होती हैं, जिनको बहुत ज्यादा, है ना, लेके आ जाता है, वो भी इंडेंजर्ड हो गई हैं, ठीक है। तो ये दूसरा रीजन था ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा रीजन है बेटा एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ये बेवकूफी भरा रीजन है, ठीक है। ये कैसा रीजन है बेटा, देखो एलियन मतलब होता है जो बाहर से आया हो। अब जैसे इंडिया में कहीं बाहर की स्पीसीज ले आई जाए, है ना, जब एलियन स्पीसीज यानी बाहर से लाई हुई स्पीसीज एक जगह पे अनइंटेंशनली, मतलब हो सकता है भाई बिना जाने पूछे या कह लो गलती से, है ना, अनइंटेंशनली मतलब गलती से, या फिर डिलिबरेटली या फिर जानबूझ के, किसी भी रीजन से अगर उसको एक जगह लाके रख दिया जाए, चाहे आपका इंटेंशन ना रहा हो, चाहे आपने जबरदस्ती डाला हो, तो वो इन्वेजिव हो जाती है। कई बार वो इन्वेजिव हो जाती है। इन्वेजिव मतलब वहां के जो लोकल पॉपुलेशन होती है उससे वो करती है कंपटीशन, है ना, और लोकल पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा लॉस होता है इससे, ठीक है। कॉस्ट डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज, जो इंडिजिनस स्पीसीज है मतलब जो लोकल स्पीसीज है उनको दिक्कत होती है। जैसे नाइल पर्च एक, है ना, एक शायद वो होती है, क्या कहते हैं, एक तरह की मछली होती है, इसको लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका में एक लेक है लेक विक्टोरिया, उसमें डाला गया। मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सिक्लेड फिश, बेटा सिक्लेड फिश होती हैं, जब नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया उसकी वजह से 200 सिक्लेड फिश की स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई, ठीक है, उस लेक से। तो देख रहे हो एक के इंट्रोडक्शन से 200 खत्म हो गई, ठीक है। तो इसे कहते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन। इसके अलावा कैरेट ग्रास बेटा, जिसे हम पार्थिनियम कहते हैं, लैंटेना, वाटर हायसन जिसे आइकॉर्निया कहते हैं, ये सारे के सारे एलियन स्पीसीज के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा वाटर हायसेंट याद है, इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते थे, है ना, बंगाल में इतना फैल गया था कि इसको कंट्रोल ही नहीं किया जाता था, पानी में ये उग जाता था और पूरा पानी में जितनी फिशेज होती थी वो खत्म कर जाती है ना, पेड़ है एक तरह का। अफ्रीकन कैटफिश, एक रिसेंट एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। अफ्रीकन जो कैटफिश होती है क्लेरियास ग्रेपाइनस कहते हैं, ठीक है। इसे एक्वाकल्चर पर्पस के लिए इंडिजिनस फिशेस से वो मतलब इंट्रोड्यूस करा गया, इंडिया में इंट्रोड्यूस करा दिया गया। अब जो इंडिया की कैटफिश थी उन पे समझ लो एक्सटिंक्शन का ही वो लग गया है कि हाँ वो अगर सही से मैनेज ना किया गया है तो इंडिया की जो कैटफिशेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जो अफ्रीकन कैटफिश है उसको लाके हमारे रिवर्स में छोड़ दिया गया, ठीक है। चौथा है बेटा को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन क्या होता है, when a species become extinct the plant and animal species associated with it in obligatory way also becomes extinct। मतलब मान लेते हैं एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई और एक दूसरी स्पीसीज है बेटा वो उस स्पीसीज से ऑब्लिगेटरी वे मतलब उसी पे डिपेंड है ना। तो दूसरी वाली स्पीसीज बेटा वो भी तो खत्म हो जाएगी। मान लेते हैं मैं आप पे पूरी तरीके से डिपेंड हूँ और आप, हाँ ये तो नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है किसी और का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एक ए है ना, मान लेते हैं कोई एक ए है वो बी पे पूरी तरीके से डिपेंड है और बी खत्म हो गया तो ए भी तो खत्म हो जाएगा आगे चल के, है ना। तो इसे हम कहते हैं पूरी तरीके से डिपेंड हो जाना, इसे कहते हैं को एक्सटिंक्शन, ठीक है। व्हेन अ होस्ट फिश बिकम्स एक्सटिंक्ट, अच्छा इट्स यूनिक असेंबलेंस ऑफ अ पैरासाइट, अच्छा मान लेते हैं किसी फिश पे एक पैरासाइट रहता था, है ना, और वो पैरासाइट सिर्फ उसी फिश पे रहता था और किसी फिश पे नहीं पाया जाता। तो अगर वो फिश खत्म हो गई तो वो पैरासाइट को भी तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अनदर एग्जांपल इज द केस। अच्छा, एक एक यहाँ पे तरीका हो सकता है को एक्सटिंक्शन से बचने का, वो होता है को इवॉल्विंग, मतलब एक साथ इवॉल्व हो जाना। जैसे प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म में देखा गया है। इसमें क्या होता है, वेयर एक्सटेंशन ऑफ, है ना। अच्छा, को इवॉल्व में क्या होता है बेटा, को इवॉल्व यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको छोड़ो। को इवॉल्व में क्या होता है बेटा, मान लेते हैं ए और बी दो स्पीसीज थी, और बी किसी तरीके से इवॉल्व हो गई, चेंज हो गई, तो ए जो है बेटा वो भी चेंज हो जाएगी, तभी ए और बी आपस में एक साथ रह पाएंगे, है ना। अगर ए चेंज नहीं हुई और बी पे पूरी तरीके से डिपेंड है, और बी चेंज हो गई, तो ए जो है खत्म हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, जब भी एक स्पीसीज दूसरे पर पूरी तरीके से डिपेंड है, अगर दूसरी वाली खत्म हो जाती है तो पहली वाली भी खत्म हो जाती है, अगर दूसरी वाली चेंज हो जाती है तो पहली वाली को भी चेंज होना पड़ता है। इसे हम को इवॉल्व कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कंजर्वेशन पे। तो बेटा इस चैप्टर के दो पार्ट थे। पहला पार्ट जो था बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे, वो खत्म हो गया, ज्यादा पार्ट वही था, है ना। 75% हो चुका है। अब बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पे 25% और है बस, ठीक है। सबसे पहले भाई, क्यों कंजर्व करें, वाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी, है ना, क्यों कंजर्व करें, है ना। तो कई रीजंस होते हैं। इनको इन रीजंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। नैरोली यूटिलिटेरियन, मतलब अगर हम एक छोटी सी वो सोच रख के देखें, है ना। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, मतलब हम बड़ी सोच के रख के देखें। और एथिकल, मतलब एक एथिकल सोच हम रखें, एक नॉर्मल सोच अगर रखें तो, ठीक है। जैसे नैरोली यूटिलिटेरियन अगर हम देखें, तो ये कहता है बायोडायवर्सिटी को इसलिए कंजर्व करो क्योंकि हम इससे काउंटलेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स पाते हैं। मतलब कोई पेड़ है बेटा, मान लेते हैं नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ से 100 दवाइयां लगभग बनती हैं, है ना, 100 से भी ज्यादा दवाइयां बनती हैं। तो अगर नीम का पेड़ खत्म हो गया तो हमारी दवाई खत्म। तो ये है नैरोली यूटिलिटेरियन, मतलब हम उससे कितना सारी चीजें ले रहे हैं, है ना। सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, जलाने के लिए लकड़ी, फाइबर, कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल, इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स जैसे टैनिन्स, लुब्रिकेंट, डाई, रेजिन, परफ्यूम्स, है ना। इसके अलावा मेडिसिन कई सारी, ये सब हम ले रहे हैं, ठीक है। 25% से ज्यादा ड्रग्स ऐसी हैं जो कि इस समय बेची जाती हैं, और वो प्लांट से आती है ना। 25% से ज्यादा ड्रग्स जो है, मेडिसिन जो है, वो प्लांट से आती है, ठीक है। 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होते हैं। तो देखो, अब 25,000 प्लांट्स तो सिर्फ मेडिसिन में यूज होते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी तो बचानी पड़ेगी। अच्छा, और क्या रीजन है। हम्म। जब हम रिसोर्सेस को देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस को, तो जिस कंट्री के पास, है ना, जिस कंट्री के पास रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, जैसे इंडिया के पास रिच बायोडाइवर्सिटी है, कैन एक्सपेक्ट टू रीप एनॉर्मस बेनिफिट्स। उसको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि हम उससे फायदा बहुत लेते हैं। हर एक प्लांट, हर एक एनिमल से कुछ ना कुछ हम फायदा लेते हैं। हम उनके कर्जदार हैं बेटा बेसिकली, है ना। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की अगर हम बात करें, है ना, तो कहता है बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज। जो इकोसिस्टम सर्विसेज होते हैं उनमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी, है ना। जैसे फोटोसिंथेसिस के द्वारा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है बेटा, 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन, अर्थ की जो ऑक्सीजन है उसका 20% अकेले अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ही बनाता है, देख रहे हो। अच्छा, क्या हम इकोनॉमिक वैल्यू लगा सकते हैं इस सर्विस पे। ये नेचर हमें एक सर्विस ही तो प्रोड्यूस दे रहा है ना भाई। नेचर हमारे लिए क्या कर रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है, तो ये एक सर्विस हमें दे रहा है ना नेचर। तो क्या इस पे हम, इस सर्विस पे क्या हम एक वैल्यू लगा सके, इकोनॉमिक वैल्यू लगा सकते हैं। तो अभी आगे बात होगी इस चीज पे, ठीक है। जैसे अगर आप एक सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन लेने जाओ अपने हॉस्पिटल में, आसपास के हॉस्पिटल में पता करने जाओ, तो देखो कितना महंगा होता है ना। बहुत महंगा होता है। और वो ऑक्सीजन हम नॉर्मली क्या है, फ्री में ही तो ले रहे हैं हमेशा, ठीक है। इसके अलावा जैसे पॉलिनेशन होता है, ये भी एक सर्विस है ना। ऑक्सीजन एक सर्विस हो गई, पॉलिनेशन एक सर्विस हो गई, ठीक है, ठीक है। और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे एस्थेटिक प्लेजर्स, है ना। नेचर हमें बेटा शांति प्रोवाइड करता है। हम नेचर में निकलते हैं, हम आसपास जब अपने चीजों को देखते हैं, है ना, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, ठीक है, उनसे हमें क्या है, शांति मिलती है, ठीक है। फ्लावर्स को देखते हैं, फ्लावर्स को हम यूज करते हैं, बुलबुल के गाने को एंजॉय करते हैं, ठीक है। इन पे आप प्राइस टैग लगा सकते हैं क्या, हम इस चीजों पे भी प्राइस टैग लगा सकते हैं क्या बेटा। आप देखो, ये सिंपल चीज वैसे देखने से लगता है कि क्या ही है भाई, नेचर में घूमने से शांति मिलती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, कुछ लोग कहेंगे। लेकिन आजकल जब आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाते हो तो खाने का तो पैसा आप देते हो, आप मेन पैसा देते हो इन्वायरमेंट का। जिस जगह पे आप बैठे हुए हो वो कितने अच्छे से सजाया गया है, कितना
प्यारा है ना, कि कैसी आवाज है वहां पे, है ना, ये सब इन्वायरमेंट का पैसा देते हो बेटा, समझ रहे हो। तो यही यहाँ पे है। और इन्वायरमेंट का वही आप 1,000-1,200 रुपये इन्वायरमेंट का दे के आते हो, और वही आप इन्वायरमेंट जो है शांति से यहाँ आराम से फ्री में एंजॉय करते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें, ठीक है। फिर क्या है हमारा एथिकल आर्गुमेंट, है ना, ये हमारा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन हो गया। और एथिकल आर्गुमेंट, एथिकल मतलब होता है बेटा कि जो ये अर्थ है बेटा, ये जो प्लेनेट है, ये हम शेयर करते हैं किसके साथ, हजारों प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स के साथ। इस अर्थ पे जितना अधिकार हमारा है उतना ही उनका भी है ना। चाहे आप फिलॉसफी देखो चाहे स्पिरिचुअली देखो, है ना। आप एक एक इंट्रिंसिक वैल्यू है हर एक ऑर्गेनिज्म की, एक हर एक स्पीसीज की एक अपनी वैल्यू है, जो कि हमारे हो सकता है अभी हमारे इकोनॉमी में ना आई हो, है ना। हो सकता है उस ऑर्गेनिज्म पे अभी हम पैसा ना कमा रहे हो, कमा रहे होते तो अभी हमें पता होता है ना। क्योंकि जिस चीज से पैसा कमा रहे हैं उसकी हम केयर करते हैं, है ना। तो समझ में आ रहा। तो हमारी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि हम रहें, जिए और जीने दें बेटा, ठीक है, फॉर देयर वेल बीइंग। ऐसा नहीं है कि हम खुद जिए और उसको पूरा खत्म कर दें। तो ये एथिकल आर्गुमेंट होता है। तो तीनों आर्गुमेंट्स यहाँ पे आपको सामने दे रखे हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है समझने में, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो ना आपको सारी चीजें समझ में आएंगी बेटा, ठीक है। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाए, बचाया जाए, ठीक है। तो देखो, दो तरह का कंजर्वेशन है। एक को कहते हैं इन सीटू, जिसे ऑन साइट कंजर्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें टाइगर को बचाना है तो हम पूरे फॉरेस्ट को बचाते हैं, है ना। हम पूरे फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, घेराबंदी कर देते हैं, और उसी जिस फॉरेस्ट में टाइगर रह रहा है उस फॉरेस्ट को अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं, वहां पे जो क्या कहते हैं, शिकार करने लोग जाते हैं, है ना, जो इलीगल अपना शिकार करते हैं, उनको हम रोक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम बेसिकली उस टाइगर का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो जो अगर ऑर्गेनिज्म जहाँ पे है उसको वहीं रख के हम उसको प्रोटेक्ट करें तो उसे हम कहते हैं इन सितु या ऑन साइट कंजर्वेशन, ठीक है। लेकिन कई ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो इंडेंजर्ड होते हैं, थ्रेटेंड होते हैं, ठीक है। जहाँ पे हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है। और यहाँ पे आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, जिसे कहते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन, जिसमें क्या है, उस ऑर्गेनिज्म को निकाल के, उसके हैबिटेट से निकाल के एक आर्टिफिशियल हैबिटेट बना के वहां रखा जाता है और वहां उसको बचाया जाता है, ठीक है। तो ये दो तरह के कंजर्वेशन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन की। Faced with the conflict between development and conservation, अच्छा, कई ऐसे नेशंस होते हैं, मेनी नेशंस फाइंड इट इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कंजर्व और देयर बायोलॉजिकल वेल्थ। मतलब ये महंगा भी पड़ता है बेटा, है ना। जो इन सितु कंजर्वेशन या एक्स सितु दोनों बेटा महंगे पड़ते हैं। तो कई नेशंस जो होते हैं वो उनमें बड़े परेशानी भी होती है ना। तो अच्छा, इसी वजह से एक्सटिंक्शन जो होता है वो और भी तेजी से हो रहा है, ठीक है। They identified for maximum protection certain biodiversity hotspots region with very high level of species richness। तो ऐसे नेशंस जहाँ पे बेटा इतनी सुविधाएं नहीं हो पाती हैं कि बायोडाइवर्सिटी को वो लोग कंजर्व करें, तो वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बना देते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, ऐसी जगह है जहाँ पे स्पीसीज की रिचनेस होती है, मतलब बहुत ज्यादा तरह की स्पीसीज पाई जाती है, एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म क्या होता है बेटा, एंडेमिज्म होता है स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। मतलब ऐसे स्पीसीज जो सिर्फ उस जगह पे पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में दो चीजें हैं, सबसे पहले हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, और दूसरा एंडेमिज्म, यानी ऐसी स्पीसीज पाई जाती है वहां पे जो कि सिर्फ वहीं पे पाई जाएंगी और कहीं नहीं, ठीक है। पहले 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हुआ करते थे, और उसके बाद 9 और जुड़ गए, तो टोटल 34 हो गए बेटा, है ना। पूरे वर्ल्ड में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। 25 प्लस 9 आप करोगे 34 आ जाए, ठीक है। इनमें से 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको बताए गए हैं यहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयन कवर अवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है इन तीनों में बहुत ज्यादा है ना, तीन ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में, ठीक है। अच्छा, हालांकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होते हैं वो कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया, अर्थ के लैंड का 2% से भी कम ये कवर करते हैं। लेकिन जो स्पीसीज का नंबर होता है ना,
वो एक्सट्रीमली हाई होता है, मतलब 2% से कम एरिया है लेकिन बहुत ही ज्यादा हाई होता है इनके अंदर स्पीसीज का नंबर, है ना, और द बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। एंड दे कैन रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शंस बाई ऑलमोस्ट 30%, मतलब ये मास एक्सटेंशन जो अभी चल रहा है उसको 30% से ये घटा सकते हैं, ठीक है। इंडिया की बात करें तो हमारे पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, है ना। अब हमें जब पता है ना बेटा 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पे हंटिंग जो है वो मना होती है। तो हम बेसिकली क्या करें, इन सीटू कंजर्वेशन कर रहे हैं, जो इन नेशनल पार्क्स में या इन बायोस्फीयर रिजर्व में या इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट्स एनिमल्स हैं, वो उनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का इन सीटू कंजर्वेशन के सब एग्जांपल है बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, है ना, और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गया, ये सारे के सारे इन सीटू के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा, कई जगह पे ऐसा होता है कि जो ट्रीज होते हैं और वाइल्ड लाइफ होती है ना, उनको बेटा हम क्या करते हैं, हमारा एक कल्चर होता है, रिलीजियस और कल्चर ट्रेडिशन होता है जहाँ पे हम नेचर की पूजा करते हैं, है ना, और इसे हम कहते हैं सैक्रेड ग्रुप्स। तो सैक्रेड ग्रुप्स जैसे खासी और जयंतिया हिल्स में पाई जाती हैं मेघालय के अंदर, और अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अरावली हिल्स में, वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं, है ना, ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड सरजुगा चंदा बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, सरजुगा चंदा बस्तर मध्य प्रदेश के एरियाज हैं, इन सब में सैक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो सैक्रेड ग्रुप्स जो है ना, ये हमारे रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन की वजह से प्रोटेक्टेड जगह है ना, यहाँ पे लोगों को हंटिंग करने के लिए, और खासकर जो लोकल लोग होते हैं वही मना कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सैक्रेड ग्रुप्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मेघालय के अंदर द सैक्रेड ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूज फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। कई सारे जो प्लांट्स रेयर प्लांट्स होते हैं और थ्रेटेंड प्लांट्स हैं, उनका जो आपको सैक्रेड ग्रुप्स में देखने को मिलेंगे मेघालय के अंदर, ठीक है। तो सैक्रेड ग्रुप्स भी एक तरह का इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। अब आते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू में हम जो भी प्लांट और एनिमल होता है, दे आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, उन्हें अपने हैबिटेट से बाहर निकालते हैं और प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग, कहीं स्पेशल एक जगह बना के रख देते हैं, जैसे जू, जिसे हम जूलॉजिकल पार्क्स कहते हैं, है ना। जू जो है बेटा वो जूलॉजिकल पार्क्स का ही शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली। तो जू हो गया, बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जांपल, ठीक है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी इन सीटू की थी, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क का है एक्स सीटू। तो इस तरह क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आते हैं, इसको ध्यान देना, ठीक है। There are many animals that have become extinct in the wild but continue to maintain in zoological parks। कई ऐसे एनिमल्स है बेटा जो कि आपको वाइल्ड में नहीं देखने को मिलेंगे, यानी जंगलों में नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जू के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम गैमीट्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं जिनके बारे में पता है कि आगे चल के खत्म हो सकती है, उनके गैमीट्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, और लॉन्ग पीरियड्स के टाइम, है ना, काफी लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स। क्रायो प्रिजर्वेशन होता है बेटा सीड्स, है ना, स्पर्म्स, एग्स, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए। एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो, इन विट्रो मतलब होता है लैब के अंदर, लैब के अंदर जो एग्स हैं उनको फर्टिलाइज किया जा सकता है और उस ऑर्गेनिज्म को वापस से ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही सीड बैंक्स होते हैं, सीड बैंक्स के अंदर, है ना, सीड को प्रिजर्व किया जाता है इंपॉर्टेंट प्लांट्स के लिए, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज। बायोडाइवर्सिटी बेटा इसकी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है। ये हम इसका कंजर्वेशन हमारा क्या है, एक तरह का आपके हमारी ड्यूटी, ठीक है। एक कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे द अर्थ समिट भी कहते हैं। ये रियो डिजेनेरियो में हुआ था 1992 में, इंपॉर्टेंट है डेट याद रखना, 1992 में अर्थ समिट हुई थी रियो डिजेनेरियो, ठीक है, जिसमें सभी नेशंस ने अप्रोप्रिएट मेजर लेने की शपथ ली थी कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करेंगे, मतलब ऐसा यूज करेंगे जिससे वो बची रहे, ऐसा नहीं खत्म हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अर्थ समिट के बाद वर्ल्ड समिट हुई। वर्ल्ड समिट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हुई, और ये 2002 के अंदर हुई जोहान्सनबर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक है, जिसमें 190 कंट्रीज ने प्लेज किया कि 2010 तक एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन दिखना चाहिए बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो है उसके रेट में, है ना। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है बेटा, काफी अच्छा और बड़ा चैप्टर। बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें जो आपको याद करना पड़े समरी में। ये जो पहला पॉइंट दे रखा है कि 3.8 बिलियन ईयर्स को अर्थ का
ओरिजिन हुआ, तो ये आपका एवोल्यूशन चैप्टर में कवर हो जाता है। ठीक है बेटा। एक्सरसाइज अगर देख लेते हैं, कोई ऐसी कोई एक्सरसाइज अपने आप में है नहीं, मैच द फॉलोइंग या एमसीक्यूज की, तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है बच्चा, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और इसी के साथ क्लास 12 के सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी रीडिंग खत्म हो जाती है। अब आप देखो, अगर आप माइंड मैप के साथ में एनसीईआरटी रीडिंग, या जो मैं कराता हूँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इन दोनों को अगर आप साथ में करोगे तो ये आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जितना मार्क्स आपको लाना है उतने के लिए, है ना। इन दोनों को यूज करके आप 360 आउट ऑफ 360 भी ला सकते हो। ये इतने इफेक्टिव हैं, सिर्फ दो चीज, है ना, एनसीईआरटी रीडिंग और माइंड मैप्स। ठीक है, हालांकि पहले आपको एक आध बार पढ़े होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, और टेस्ट दो, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो फिर 363 आउट ऑफ 360 थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। लेकिन ऑब्वियसली अगर सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग आप यहाँ पे अच्छे से कर लें, है ना, चीज़ों को याद कर लें और माइंड मैप कर लें, तो ऑब्वियसली 340+ तो आप इजीली कर सकते हो बेटा। ठीक है, क्योंकि यही तो सारी चीज़ें हैं जो कवर हुई हैं, माइंड मैप, जो माइंड मैप से बचा वो एनसीईआरटी रीडिंग में या एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस सीरीज को हमने खत्म किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को आज सब्सक्राइब कर देंगे, है ना, और लाइक भी कर देंगे, जिससे मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बना रहे। ठीक है बेटा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।